अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान अब्दुल हकीम। मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ जिसने गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से यूरोप का सफ़र किया और उसके साथ क्या क्या मुश्किलात आई। आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है सर? ठीक है। शुक्र अल्लाह पाक का। हमारे नाज़रीन आपसे जानना चाहते हैं कि आपने पाकिस्तान से यूरोप जाने का रास्ता इख्तियार किया और गैर कानूनी जो कानूनी तौर पे सही नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपने कैसे सफ़र शुरू किया? हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारी ये प्लानिंग किस तरह हुई। प्लानिंग इस तरह हुई, हम लोग 3-4 दोस्त थे, रोज़ाना आपस में बैठना और देखना यार कि फ़लाँ बंदा अगर यूरोप जा सकता है, वो कुछ जा सकता है इस तरीके से, तो हम लोग क्यों नहीं जा सकते। और उन दिनों में हम बिल्कुल फ्री थे, बिल्कुल मतलब कोई काम नहीं था, घर से भी गालियाँ इधर उधर यारों दोस्तों से, मतलब हर कोई यही बातें सुना रहा था यार कि तुम लोग मतलब कुछ नहीं कर सकते। तो इन सब बातों से तंग आकर हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम लोग इलीगल तरीके से, जिसे हम लोग डंकी कहते हैं, कि इस रास्ते से यूरोप जाएं। तो इस तरह बस प्लानिंग हुई। उसके बाद एक एजेंट से हम लोगों ने मुलाकात की। उसने बताया कि हमें आप यूरोप जो डंकी है वो 3 तरह की है, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप 1,50,000 में आपको उसमें आलमोस्ट 20 घंटे आपको पैदल चलना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा दूसरा उसने बताया कि 1,70,000 में है, जिसमें आपको आलमोस्ट 12 घंटे पैदल चलना पड़ेगा। इसके अलावा 1,90,000 में है जिसमें आपको 2 या 3 घंटे तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो बेस्ट ऑप्शन ये है कि मतलब हम लोग 10-12 घंटे चलेंगे, तो 1,70,000 में हमारी बात आपको डन हो गई। बचत के चक्कर में थे। हाँ, और आपको ऐसे लोग कैसे मिलते हैं? आपको आप पहले तो नहीं जानते, साफ ज़ाहिर है। हाँ। तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो आपको ऐसे कैसे मिले आप लोग? एक्चुअली ये इस तरह के लोग, हम लोग इन लोगों को जानते तो नहीं होते कि ये कोई भी हो सकता है, किसी भी गाँव में, किसी भी शहर में कोई भी बंदा हो सकता है। ये लोग अपना आप ज़ाहिर नहीं करते मोस्टली, ज़्यादातर। तो मेरा एक दोस्त था तुर्की में, उसने मुझे बताया कि फ़लाँ बंदा है, मैं उसके ज़रिए आया हूँ। तो फिर इस तरह उससे मुलाकात हुई, उसने मुझे उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया, तो फिर मैंने उससे रब्ता किया। तो इस चीज़ का आपके किसी बड़े को पता था या नहीं, कोई खबर नहीं थी, क्योंकि मतलब कोई भी एग्री नहीं था कि हम लोग इस तरह से जाएँ बाहर। तो आपने कैसे सफ़र स्टार्ट किया इसका? तो ज़ाहिर है फिर उससे बात हुई। हम लोग जब अपने गांव से निकले तो हम लोग एक 9 बंदों का ग्रुप था जो अपने ही क्लोज़ थे। तो हम लोग वहाँ से लाहौर से फिर कोयटा, और कोयटा से आगे आपकी लीगल तौर पर जो डंकी है ना वो शुरू हो जाती है। तो नहीं, आप लाहौर से कोयटा का बाय रेल सफ़र किया था या बस में किया था? डेवो पे। तो मतलब उस टाइम तो बहुत हैप्पी होंगे भी हम जा रहे हैं। तो अच्छा। ये किसी को भी नहीं पता होता, ना ही एजेंट को आपने देखा होता है, ना ही सारी फ़ोन पे ही बात होती है। अब जिस बंदे से मेरी बात हुई, उस बंदे ने हमें एक नंबर दिया कि ये कोयटा का एजेंट है, वहाँ से वो आपको पिक कर लेगा। जब हम लोग कोयटा बस अड्डे पे पहुँचे, तो हम लोग जब कोयटा बस स्टेशन पहुँचे, तो वहाँ से एक पिकअप ने हमें पिक किया 9 लोगों को, ठीक है। तो वो हमें ले गया साइड पे। वहाँ जब साइड पे पहुँचे तो 8 लोग और थे, मतलब टोटल 17 लोग हो गए ना। 17 हो गए। हाँ। तो ये जो लोग हैं, आप फिज़िकली तौर पे तो आप नहीं मिले उससे। हाँ। तो आप ये जानते हैं कि वो पाकिस्तानी थे या ईरान से थे या बलूचिस्तान किधर से भी थे वो? ये असल में जो मेन एजेंट होता है ना, वो ईरान से होता है, ठीक है। अच्छा। एक इन लोगों की पूरी चेन चलती है, कोई भी मतलब एक बंदा जो है ना वो ही आपको लेके नहीं चल रहा होता। अब कोयटा से इस बंदे ने हमें पिक किया, ये हमें कोयटा की रेंज से 17 लोगों को बाहर ले गया, ठीक है। कोयटा के मतलब सिटी से बाहर ले गया, सिटी से एक साइड पे ले गया। एक साइड पे ले गया। वहाँ एक सेफ होती है, और सेफ में जाके इसने गाड़ी रोकी है, और तकरीबन घंटा 1.5 हम लोग वहाँ रुके हैं। सेफ मीनिंग क्या? सेफ मतलब जिस तरह के हम लोग कह सकते हैं कि पहले दौर में वो कच्चे जो मकान होते थे, 4 दीवारी इस तरह की। सही। तो वहाँ घंटा 1.5 रुके, तो फिर एक गाड़ी आई, कार। उस कार में मतलब सीट्स वगैरह नहीं थी, सीट्स वगैरह नहीं थी। तो उन लोगों ने 17 लोगों को उसमें ही एडजस्ट करना था। हम लोगों को नहीं था पता कि एक गाड़ी में ये 17 लोग एडजस्ट होंगे। जब हमने देखा कि वो 17 लोगों को मतलब एक ही कार में बिठा रहे हैं, तो हम लोगों ने कहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से मर जाओ ना जाओ, इधर रहो, जो भी करो, इसी में जाना है। तो आपको उस टाइम दिल नहीं किया कि यार हम लोग उधर से तो डेवो में आए, फिर पिकअप में आए, आगे जाके एक छोटी सी कार है, और उस कार में इतना आदमी बैठेंगे तो हो सकता है आदमी मर भी सकता है, टांग टूट सकती है, कुछ हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, आदमी मर भी सकता है। तो आपका डिसीजन क्या था? आपको यही होता है कि यार मैं बस किसी तरह यूरोप पहुंच जाऊं, आपके माइंड में यही चल रहा होता है।
अच्छा, उधर से सफ़र स्टार्ट किया, फिर किधर जाकर रुके? उधर से सफ़र फिर स्टार्ट किया तो तकरीबन ऑलमोस्ट 12 घंटे तक वो सफ़र था। एक दो जगह पे उन्होंने स्टे किया, दरमियान में पानी शानी लिया हम लोगों ने। तो फिर ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचे थे दाल बदीन रात 12-1 बजे। दाल बजी हाँ, जो बलूचिस्तान का शहर है। बलूचिस्तान का जो सिटी नहीं, है। जो रास्ते में रुकते थे पानी वानी के लिए, तो आपको उधर पे करना पड़ता था या वो पानी वानी वो पिलाते थे? नहीं नहीं, पानी वानी हम लोग अपना खुद ही लेते थे, वो कोई पे करना पड़ता है। रेस्टोरेंट बने हुए हैं? हाँ, कोई बकाला वगैरह इस तरह की कुछ शॉप्स वगैरह छोटी मोटी, इन लोगों का भी आपस में कनेक्शन होता है कि कहाँ पे हम लोगों ने स्टे करना है, कहाँ पे नहीं करना। वो अपना हिसाब से कि जरा सेव हो। जी, से निकले ना उस गाड़ी में 17 लोग, तो रास्ते में मतलब चेक पोस्ट भी आती हैं एफसी वालों की। तब मैंने रियलाइज़ किया कि मतलब चेक पोस्ट पे अगर कोई रोकता है तो वो चेकिंग वगैरह इतना नहीं कर रहा। एक जगह पे उन्होंने रोकी गाड़ी और वो धूप में गाड़ी खड़ी करके मतलब अंदर एफसी वाले जो है चेक पोस्ट, उनके साथ जो भी किया उसने मामला थे, उनको पता था कि अंदर आदमी बैठे हुए लीगली तौर पर ये लेके जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं यार, एफसी वालों ने भी नहीं रोका, किसी ने भी नहीं रोका, शायद उन्होंने आपस में लेन देन कर लिया। तो दाल बदीन रात 12-1 बजे पहुँचे। तो वहाँ फिर वो लोग तो हमें छोड़ के चले गए। वहाँ कोई आगे एक नया बंदा मिला, उधर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। तकरीबन उन्होंने कहा कि यही है, बस हम लोगों को यही कहते रहे कि ये 1 घंटा 1 का सफ़र है, घंटे 1 का सफ़र है, उसके बाद आप बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे, बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन वहाँ तकरीबन 12-1 बजे रात को पहुँचने के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग ना काफ़ी देर उन्होंने हमें रूम में बंद कर दिया। सही। तो वहाँ लेटे सुबह 6 बजे एक आदमी आया, 4x4 डाला था उसका, उसे हमें बिठाया। 17 लोग हम ऑलरेडी थे, 7-8 लोग और हुए, तो इस तरह करके ऑलमोस्ट 30-35 लोग थे जो उस एक डाले में ही उसने कवर किए। तो वो सारा दिन वो डाला मतलब चलता रहा है, पता नहीं कौन कौन से रास्तों से, किन किन रास्तों से, पहाड़ों से, रेगिस्तान था, जो भी था, हम लोग चलते गए हैं। तो उसके बाद उसने हमें उतारा, एक गांव था शायद, उसने तकरीबन 4-5 बजे शाम को ना हमें एक गांव माशकील, वहाँ जब हम पहुँचे तो उसने हमें मतलब हम लोग 9 लोगों को एक से जगह पे उतारा है, बाकी लोगों को वो मतलब अलग अलग एजेंटों के लोग होते हैं, तो वो उनको वहाँ पे उतारा उसने। हाँ, अलग अलग करता गया वहाँ से। तो जहाँ हम लोग पहुँचे, वहाँ जाके हम अंदर इंटर हुए तो देखा कि वहाँ तो बहुत ज़्यादा लोग थे, पता नहीं किन किन कंट्री के, अफ़गानिस्तान के, ईरान और इधर इंडिया वगैरह, बहुत सारे जो है ना वो मोस्टली अफ़गानिस्तान के लोग थे जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं यहाँ से ही। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो एक इंसान मैंने तो मतलब ये महसूस किया कि यार ये तो एक किस्म की इंसानी स्मगलिंग है, ठीक है, इन लोगों का तो बिज़नेस ही ये है। तो वहाँ एक छोटा से कद का आदमी था, वो बोलता है यार पाकिस्तानी नौदाना आ गया। सही। तो हाँ, मतलब उन लोगों को जैसे परवाह ही नहीं है, उन लोगों के लिए तो हम लोग पैसे ही हैं ना, एक तरह के, आप लोग बिज़नेस हो उनका। तो वहाँ पहुँचे तो मतलब एक दफ़ा डर सा महसूस हुआ यार कि कहाँ आ गए हम लोग। शायद खैर उन्होंने हम लोगों को एक कमरे में बिठाया, कहा कि खाना अगर खाना है, हमने बोला हाँ खाना खाना है, चलो निकालो, उसने पैसे निकालो, उसने कुछ पैसे लिए, खाना ला के दिया, खाना खाया। उसके बाद एक आदमी आया जो ड्राइवर था और उसके पास भी 4x4 ये डाला था। तो वो बोला कि इस डाले में ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा लोग बैठेंगे। तो छोटे से डाले में? हाँ, छोटे से डाले में। तो पाकिस्तानी आप अगर कुछ पैसे वगैरह दोगे तो मैं आप लोगों को में से कुछ 1-2 बंदे को आगे फ्रंट पे बिठा लूँगा, बाकी आप लोगों को पता ही है कि जिस तरह का हाल होता है। उसने हमसे 2 लोगों का 5000 मांगा। खैर करते करते वो 4000 पे आया और हम लोगों ने बोला कि 3 आदमी आगे बिठाने हैं। 3 आदमी हमारे आगे बैठ गए, बाकी उसने 6 लोग हम थे और ऑलमोस्ट 40-45 जो है ना वो अफ़गानिस्तानी थे। हाँ, पीछे बैठना था जिन्होंने। तो कुछ अफ़गानिस्तानियों को उसने साइड पे ऐसे जो उनकी टांगें हैं वो बाहर निकाल के बिठाया, कुछ खड़े किए। मतलब आदमी अगर इधर खड़ा है ना तो लेग्स उसकी इधर हैं और वो सर उसका ऐसे है, तो वो गिर भी सकता है जिस तरह की वो ड्राइविंग वगैरह करते हैं। तो उसने वहाँ से डाला निकाला और निकाल के थोड़ा आगे जाके, अब शायद उसका घर था, वहाँ उसने खड़ा कर दिया। तो मेरा एक दोस्त जो साथ था वो बोला कि यार तुम लोग नीचे आ जाओ, इस तरह तो नहीं सफ़र होगा। हम लोग नीचे आ गए, बोला कि हम लोगों ने नहीं जाना। तो वो हमसे हाँ, वो हम लोगों से कहता है कि जाना तो आपको पड़ेगा, यहाँ से आप वापस जा नहीं सकते, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, आपको मार सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, इस तरह है। मतलब अब आपके पास ऑप्शन ये ही है कि आपको जाना पड़ेगा। सही। हाँ, तो
अब ज़ाहिर बात है वहाँ उस सिचुएशन में आप कुछ कर भी नहीं सकते, आप यही होता है कि जाना ही पड़ेगा, आप वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है बैठो, लेकिन हमने कहा कि हम एक शर्त पे बैठेंगे, जिस तरह ये दूसरों को तुमने बिठाया हुआ है ना, उनकी टांगें बाहर निकाल के, हम लोग इस तरह साइड पे बैठते हैं। कहता चलो ठीक है। उस तरह पर बैठे, शाम 5-6 बजे तक वो डाला चलता रहा, किन किन रास्तों से गुजरता रहा, पथरीला इलाका नहीं, हाँ पथरीला इलाका था, हम लोगों को नहीं पता कि वो किस साइड से लेके गया। तो वो हमें फाइनली लेके पहुंचा के माशकीली पहाड़ियाँ। सही। हाँ, अब माशकीली पहाड़ियों का सफ़र जो था वो पैदल था। वहाँ हम पहुँचे तो वहाँ जिस बंदे ने हमें बॉर्डर पार करवाना था ना, वो शायद ज़ुबान भी फ़ारसी बोलता था, ना हम लोगों की कम्युनिकेशन हो सकती थी बस। तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ उसने कहा कि निकालो कुछ 1,000 फ़ी बंदा जो है ना 1000 रुपया निकालो। उसे दिया कि बॉर्डर पार करवाना है। हम लोगों ने पूछा कितने घंटे का सफ़र है, कहता है बस ये 1 घंटे का सफ़र है। तो चलो, नहीं तो आपने पैसे एजेंट को लग दिए और रास्ते में जो रास्ते में अब देखें ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ ना, मेरा ये एरिया है कि मैंने ये 10 किलोमीटर तक आदमियों को पार करवाना है। मैं आदमियों से भी पैसे लूँगा, एजेंट से भी लूँगा, ठीक है। उसके बाद आगे नया बंदा मिल जाएगा, आगे उसके बाद नया बंदा मिल जाएगा, ये इस तरह की एक पूरी चेन चलती है। हाँ, चेन चल रही होती है। तो उसमें मुख्तलिफ एजेंट्स के जो बंदे होते हैं ना, वो उनके लोग होते हैं, वो फिर आगे अपने अपने एजेंट्स के पास चलते जाते हैं। लेकिन ये सब जो मैंने महसूस किया है कि सब लोग जो है ना वो आपस में मिले होते हैं, इन सब को पता होता है एक दूसरे का। तो बॉर्डर खैर हम लोग निकल पड़े पैदल। तो इतनी ऊंची पहाड़ियाँ, ये आप बादलों में जा रहे हो, तो ये रात के टाइम करना था। रात के टाइम कर रहे थे, अंधेरा। हम लोगों ने मोबाइल्स की टॉर्च जो है ना ऑन करके वो गुजर रहे थे, रास्ता तलाश कर रहे थे। एक बंदा, और आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कैसा रास्ता है, कैसा रास्ता है। हम लोग 9 हम थे, बाकी जो है 40-45 वो अफ़गानिस्तान के लोग थे। तो एक छोटा सा वो आदमी था, वो ही हमें लेके जा रहा है आगे आगे, जिस साइड पे वो जा रहा है हम लोग जा रहे हैं। तो एक दफ़ा तो हम लोग रास्ते में बैठ के सोचा कि नहीं यार, हम लोग इधर से नहीं जाएंगे, शायद कोई नेटवर्क आ जाए, कोई आर्मी को फ़ोन हो जाए, किसी को भी हो जाए, ताकि हम लोग ना वापस चले जाएं यहाँ से, रेस्क्यू हो जाए। हाँ, रेस्क्यू। लेकिन इस तरह का कोई सीन ना हुआ। फिर सारी रात चलने के बाद सुबह जो है ना वो बंदा तो वापस चला गया, लेकिन उसने बोला कि वो लास्ट वाली पहाड़ी है, वो आपने क्रॉस करनी है, तो आप बॉर्डर पार कर जाओगे। तो ये भी मैंने सुना है कि रास्ते में जाते हैं कोई लाशें पड़ी होती हैं। हाँ, और बहुत से ख़तरनाक रास्ते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि मतलब एक जब हम लोग, वो हमें छोड़ के चला गया, सुबह हम लोगों नीचे उतर रहे थे पहाड़ों से, वो जो लास्ट पहाड़ था। हाँ, वो लास्ट पहाड़। उससे पहले अच्छा, लास्ट पहाड़ वो अभी फिर दोबारा चढ़ना था, फिर वो दूसरी साइड पे आपको मतलब ईरान में जाना था। उससे पहले हम लोग एक पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे, तो वो क्या देखा कि मतलब एक कब्र सी बनी हुई है पत्थरों से, ठीक है। वो मतलब कुछ दिन पहले ही हो सकता है ये इंसिडेंट हुआ हो। अपनी आंखों से देखा, वो पत्थरों से एक कब्र बनी हुई है और उसमें से एक साफ़ लाश नज़र आ रही है किसी लड़के की। तब जाके वहाँ तो मतलब इतना हम लोग डर गए ना कि बस हौसले एक दफ़ा टूट गया। और मैं सोच रहा था कि यार पता नहीं इस लड़के के बेचारे माँ बाप को पता भी होगा कि ये इसकी डेथ हो गई है। हाँ, डेथ हो गई है, या वो हो सकता है सारी ज़िंदगी इसका वेट ही करते रहे हूँ। हाँ, हो सकता है ये तो खुद मार गया, लेकिन अपने साथ साथ ये अपने माँ बाप को भी जो है ना वो ख़त्म कर गया। नहीं तो आप पहाड़ी रास्ते में कभी भी नहीं सफ़र किया मोस्टली, मेरे ख्याल में आप पंजाब से हैं तो आपने सफ़र नहीं किया। कभी सफ़र किया। तो आप बलूचिस्तान जब गए, इतने बड़े बड़े पहाड़ चढ़े, तो आपको क्या फील हुआ? आपको कभी घबराहट महसूस हुई? ज़ाहिर है घबराहट तो हुई थी, 1-2 दफ़ा हम लोग ऐसा भी हुआ कि गिरने भी लगे थे। अब जब ज़ाहिर है बंदा गिर जाए तो वहाँ से तो बचने का कोई चांस ही नहीं था। सही। तो अच्छा, आप वहाँ पहुँच गए। उसके बाद हम लोग जो हैं वो जब लास्ट वाली पहाड़ी पार की, तो हमें नहीं था पता कि हम लोग ईरान में पहुँच चुके हैं। तो थोड़ा हम पैदल चले, जो अफ़गानिस्तान के लोग थे वो तो थोड़ा आगे निकल गए हम लोगों से। हम लोग अपनी जो आराम से जा रहे हैं। तो एक पहाड़ी लोग हैं ना, वो तो हाँ, वो उन लोगों को तो थकावट इतनी फील ही नहीं होती।